नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक चेतना पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है राजस्थान में बालिका शिक्षा, बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण। कि राजस्थान में बालिका शिक्षा कैसी है, बाल श्रम की क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है। महिला और बालक बालिकाएं किसी भी देश और समाज के सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील वर्ग है। इसमें बताया कि जो महिलाएं हैं और जो बालक बालिकाएं हैं वो देश और समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं और संवेदनशील वर्ग हैं। उनकी उन्नति से ही वैश्विक स्तर पर किसी भी देश को विकसित या विकासशील की संज्ञा प्राप्त होती है। जब देश की महिला और बालक बालिकाएं वैश्विक का अर्थ है विश्व स्तर पर, वैश्विक का अर्थ होता है विश्व स्तर पर किसी भी देश को विकसित या विकासशील की संज्ञा प्राप्त होती है, दी जाती है। भारत बीते दशकों में महिला एवं बाल विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। भारत देश जो है वो महिलाओं के लिए और बाल विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लगातार उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक हो सकता है कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बच्चों की स्थिति एवं उनसे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को जाने समझें। तो इसमें बताया गया है कि इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम जो वर्तमान स्थिति है, इस समय की जो उपस्थित स्थिति है, उसमें महिला और बच्चों की स्थिति और एवं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको हम जाने समझें। विद्यार्थियों की सहजता, सरलता एवं विषय के मध्य तारतम्यता बनाए रखने के लिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों को क्रमवार लिया जाएगा। अब इसमें कहा गया कि विद्यार्थी जो इस विषय को पढ़ रहे हैं उनको सहजता, सरलता एवं विषयों के बीच में तारतम्यता यानी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए बनाए रखने के लिए महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको क्रम वाइज एक के बाद एक लिया जाएगा। यथा महिलाओं की परिस्थिति, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक चेतना तथा राजस्थान में बालिका शिक्षा। उसके पश्चात बाल श्रम के विविध आयाम, बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण के संबंध में चर्चा की जाएगी। विषय की बोधगम्यता को बनाए रखने के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर क्रमवार जानकारी दी जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि विषय की बोधगम्यता को बनाए रखने के लिए उसको लगातार कंटिन्यूटी के लिए बनाए रखने के लिए निम्न जो बिंदु हैं उन पर क्रमवार एक के बाद एक जानकारी दी जाएगी, एक के बाद एक उसको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। महिलाओं की परिस्थिति के संबंध में विवरणात्मक व्याख्या, महिलाओं की परिस्थिति क्या है इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की जाएगी। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक चेतना क्या है उसको समझाया जाएगा। राजस्थान में बालिका शिक्षा, बाल श्रम के विविध आयाम, कि बाल श्रम के क्या क्या आयाम हैं, विभिन्न बाल श्रम की समस्या और निराकरण, कि बाल श्रम क्या है और बाल श्रम की समस्या क्या है, और समस्या है तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए। प्रस्तुत अध्याय में आप जान पाएंगे कि भारत में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों के संदर्भ में हमारे अध्ययन का पूर्ण केंद्र बिंदु बाल श्रम की समस्या है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत अध्याय है इसमें आप जान पाएंगे भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है और बच्चों की स्थिति कैसी है। बच्चों के संदर्भ के बारे में अध्ययन का पूर्ण केंद्र बिंदु बाल श्रम की समस्या है, बाल श्रम है। फिर यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, हमें महिलाओं की परिस्थिति को जानने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना होगा कि महिलाओं की जो परिस्थिति क्या है। उस परिस्थिति को समझने के लिए सबसे पहले ऐतिहासिक यानी कि पुरानी, अगर हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी स्थिति को जानते हैं, पिछले ही जानकारी भी उसके बारे में रखते हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक कहें तो हम इतिहास से ले सकते हैं, यानी हम महिलाओं की
क्या स्थिति है, महिला क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसके बारे में जानकारी हम पूछ लिया उसके डिटेल को देख करके ले सकते हैं। तो कह रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना होगा, उसके पश्चात ही वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करना उचित एवं सारगर्भित होगा। अगर हम महिलाओं की परिस्थिति जान रहे हैं कि महिला किस पद पे है या उसकी परिस्थिति क्या है, पद क्या है, भूमिका क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें उसकी पिछली जानकारी भी पता करनी होगी, तभी हम उसकी वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण उचित और सारगर्भित कर सकते हैं। हम भारत में महिलाओं की परिस्थिति को जानने के पश्चात राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम अगर बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो महिलाओं की स्थिति में सबसे पहले हम भारत में महिलाओं की परिस्थिति को जानेंगे और उसके बाद में हम राजस्थान की महिलाओं की चर्चा करेंगे। अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो सबसे पहले हम कौन सी महिलाओं की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, भारत की महिलाओं की स्थिति के बारे में, और उसके पश्चात हम राजस्थान की महिलाओं के बारे में जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे एवं विभिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण के फलस्वरूप उनकी अपने अधिकारों के प्रति चेतना की बात करेंगे कि उनके अपने अधिकार क्या हैं और वो उसके बारे में कितना जानना चाहती हैं, उनकी जानने की कितनी इच्छा है। फिर दूसरा आता है शिक्षा जन जागरण का प्रथम शस्त्र है। शिक्षा जन जागरण का प्रथम पहला हथियार है। शस्त्र कहें तो शस्त्र का अर्थ होता है यहाँ पर हथियार, की शिक्षा को जन जागरण का, जन जागृति का सबसे पहला शस्त्र बताया है। ये जानते हुए राजस्थान में बालिका शिक्षा की बात की जाएगी कि जो शिक्षा है वो जन जागरण का प्रथम शस्त्र है, और ये जानते हुए राजस्थान में बालिका शिक्षा की बात की जाएगी। बाल श्रम के विविध आयाम की चर्चा करते हुए बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण के संबंध में चर्चा की जाएगी। उसके बाद में बाल श्रम के विविध आयाम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। फिर आता है भारत में महिलाओं की परिस्थिति की, भारत में महिलाओं की परिस्थिति कैसी है। भारतीय स्त्री की परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें सभी कालखंडों में उसके अपूर्व वैभव, समाज की संरचना एवं विन्यास को जानना होगा। अब इसमें बताया गया है कि अगर हम भारतीय स्त्री की परिस्थिति को जानना चाहते हैं, परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, तो हमें सबसे पहले उसके सभी कालखंडों यानी सभी काल के बारे में, स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम उसकी परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं। तो समाज की संरचना एवं विन्यास को जानना होगा। अब इसमें कहा है कि हम तभी समाज की संरचना, उसका विन्यास जान सकते हैं जब हम पहले भारतीय स्त्री की परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करेंगे तो हमें सभी कालखंडों में उसके पूर्व के वैभव, उसकी पूर्व क्या स्थिति थी, समाज की संरचना एवं विन्यास को जानना होगा। जिस तरह से समाज में परिवर्तन हुआ, उसी तरह स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। अब कहा जा रहा है इसमें जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन होता गया, उसी प्रकार से स्त्री के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो गया। स्त्री के प्रति जो नज़रिया है वो भी बदलने लगा। दृष्टिकोण का अर्थ होता है नज़रिया में भी परिवर्तन आया। भारतीय संस्कृति के उन्मेष काल में नारी की मान प्रतिष्ठा को पुरुषों के समांतर ही स्वीकार किया गया है। अगर उन्मेष काल कहें तो पुराने समय में, उन्मेष काल यानी पुराने समय में नारी की मान प्रतिष्ठा को पुरुषों के समांतर, नारी को पुरुषों के समान ही स्वीकार किया गया है, पुरुषों के समान ही माना गया है। उन्हें संपत्ति, ज्ञान, शक्ति की स्वामिनी माना जाता है। नारी को संपत्ति, ज्ञान और शक्ति की स्वामिनी माना गया था। भारत के दीर्घकालीन इतिहास के पन्नों को यदि पलटकर देखा जाए, अब हम कह रहे हैं कि भारत के जो दीर्घकालीन इतिहास है उसके पन्नों को अगर हम उसके इतिहास को जानें, तो सर्वप्रथम वैदिक काल का पृष्ठ दृष्टिगोचर होता है। अगर हम भारत के बारे में कोई भी बात जानना चाहते हैं, भारत के बारे में
किसी भी चीज़ की जानकारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके दीर्घकालीन इतिहास के ऐतिहासिक, जैसे बताया गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाएगा, पुराना इतिहास देखा जाएगा, पुरानी चीज़ें देखी जाएंगी। तो सबसे पहले वैदिक काल का प्रश्न आता है, यानी सबसे पहले वैदिक काल आता है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम वैदिक काल को देखते हैं और वैदिक काल को देखने के बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। वैदिक कालीन संस्कृति की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। वैदिक काल को देखा, वैदिक काल को देखने के बाद आती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कहा है वैदिक कालीन संस्कृति स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है, यानी कि इसमें बताया गया कि वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो उत्कृष्ट थी, यानी अच्छी थी। जब कहा गया कि भारत की स्त्रियों के बारे में हम चर्चा करें तो जानें, तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले हमें ऐतिहासिक या इतिहास के पन्नों को उलटकर देखना होगा कि उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि वैदिक काल, अगर पन्नों को पलट के देखा जाता है तो सबसे पहला आता है हमारा वैदिक काल। और वैदिक काल संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति जो थी उत्कृष्ट थी, अच्छी थी, उत्कृष्ट स्थिति की और संकेत करती है। वैदिक युगीन स्त्रियां न केवल वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करती थी अपितु साथ ही साथ यज्ञों में भाग लेकर मंत्रोच्चारण भी करती थी। अब इसमें कहा है कि वैदिक युग में स्त्रियां केवल वैदिक वाङ्मय का अध्ययन ही नहीं करती थी, सिर्फ उनके साथ साथ यज्ञों में भी भाग लेती थी और भाग लेकर के मंत्रोच्चारण भी करती थी, मंत्र का उच्चारण भी करती थी। जिस प्रकार से पुरुष यज्ञ वगैरह में भाग लेते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियां भी उसमें भाग लेती थी और मंत्रोच्चारण करती थी। वैदिक युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों से नारियों का जीवन दूर था। वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कोई भी कुरीति विद्यमान नहीं थी। कुरीतियों से नारी का जीवन दूर था। संपत्ति संबंधी अधिकार भी नहीं, और संपत्ति से संबंधित जो अधिकार थे वो भी नहीं थे, बल्कि जीवन साथी के चुनाव एवं उससे विच्छेद के संबंध में भी इस कालखंड की स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। अब इसमें बताया गया है कि एक कुरीतियाँ नहीं थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कोई कुरीति नहीं थी और संपत्ति संबंधी भी कोई अधिकार नहीं था। जीवन साथी के चुनाव और उससे विच्छेद के संबंध में भी इस कालखंड की स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। वो अपनी इच्छा से जीवन साथी का चुनाव कर सकती थी और विच्छेद के संबंध में भी स्त्रियां जो है, विच्छेद की बात करें तो यहाँ विच्छेद से तात्पर्य तलाक। अगर स्त्री को अपने पति से कोई भी समस्या है या वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो अपनी इच्छा अनुसार वो उससे अलग रह सकती थी, तलाक ले सकती थी। फिर आता है ऋग्वेद के मतानुसार नारी ही घर है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हमने की थी वैदिक काल की, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में बताया गया, ऋग्वेद के मतानुसार कहा गया है कि नारी ही घर है, नारी ही घर है। अर्थवेद में कहा गया है कि नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है, तेरे सास ससुर देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हैं। अब हम बात करें ऋग्वेद की, ये तो ऊपर जो हमने बात की थी वो बात की थी वैदिक काल की। अब इसमें बताया गया ऋग्वेद के मतानुसार नारी ही घर है। ऋग्वेद में नारी को ही घर कहा गया है। अर्थवेद में कहा गया है कि नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है। अब अर्थवेद में ये कहा गया है कि हे नई वधू, तू जिस भी घर में जा रही है तू वहाँ की साम्राज्ञी है, यानी कि तू वहाँ की रानी है। तेरे सास ससुर देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए, तेरे सास ससुर और तेरे देवर तुझे रानी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हैं। यानी कि जहाँ तू जाएगी वहाँ की तू रानी बन के रहेगी और तेरे सास ससुर देवर तुझे रानी समझते हुए तेरे शासन में, तेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, तेरे द्वारा जो उनका सहयोग किया जाएगा उसमें वो आनंदित हैं। धार्मिक संस्कारों का निर्वाह पत्नी के बिना अपूर्ण माना जाता था।
अब इसमें बताया गया कि जो धार्मिक कार्य होते थे, धर्म से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो पत्नी के बिना अपूर्ण पूरे नहीं होते। अपूर्ण माना जाता था यानी अधूरा माना जाता था। अपूर्ण कहें तो अधूरा। जैमिनी की पूर्व मीमांसा में वर्णित है कि उच्चतम धार्मिक संस्कारों में स्त्री पुरुष की भागीदारी बराबर की होती थी। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो जैमिनी की पूर्व मीमांसा, ये राइटर का नाम है जैमिनी। इनकी पहले की मीमांसा, पहले की बात को देखें तो उनके अनुसार उच्चतम धार्मिक संस्कारों में स्त्री पुरुष की भागीदारी बराबर होती है। जो बड़े धार्मिक संस्कार होते हैं उसमें स्त्री पुरुष का जो भी भागीदारी है वो बराबर की है। उत्तर वैदिक काल जो सामान्यतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा 300 वर्ष पर्यंत तक काम 600 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा से 300 वर्ष बाद तक माना जाता है। महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति हर दृष्टि से सम्माननीय थी। अब इसमें बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में जो सामान्य ईसा से 600 वर्ष पहले और ईसा के 600 वर्ष बाद तक जो है वहाँ पर महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति थी वो हर दृष्टि से, हर तरीके से सम्माननीय थी। भारतीय महिलाओं की स्थिति महाकाव्य युगीन समाज में भी सम्माननीय थी। महाभारतकालीन परिवार पितृसत्तात्मक था। कह रहे हैं जो महाभारतकालीन परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का तात्पर्य है जहाँ पर वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है, अर्थात पिता का अधिकार होता है। जिस परिवार में पिता का अधिकार होता है, प्रभु वीर प्रसूं एवं जननी होने के कारण माता का स्थान आदरणीय माना जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि महाभारतकालीन परिवार पितृसत्तात्मक थे यानी पिता की सत्ता चलती है, परंतु वीर प्रसूं एवं जननी होने के कारण माता का स्थान आदरणीय माना जाता था। भारतीय महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन का प्रथम चिन्ह धर्मशास्त्र काल में देखने को मिलता है। धर्मशास्त्र काल का प्रारंभ 3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षाणी यौवेन। यहाँ पर ये बताया गया है, पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षाणी यौवेन रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्रया ही, अर्थात स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि अर्थात स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। बाल्यपन में वह पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में वह पुत्र के नियंत्रण में रहे। यानी कि ये जो आपकी लाइन बताई गई है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया, इसमें ये जो लाइन कही गई है, पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षाणी यौवने रक्षन्ति स्थिर वीरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्रया ही, अर्थात इस लाइन का अर्थ है कि स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। वो बालपन में, बचपन में पिता के अधिकार में रहती है, युवावस्था में पति के वश में रहती है, पति के अधिकार में रहती है, और वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र के नियंत्रण में रहे। मनुस्मृति में यह भी उल्लेखित किया गया है कि विवाह का विधान ही महिलाओं का उपनयन है। पति की सेवा ही गुरुकाल का वास है। अब यहाँ पर कहा गया है कि विवाह का विधान है कि महिलाओं का उपनयन है। विवाह का जो विधान है वही महिलाओं का उपनयन संस्कार माना गया है। पति की सेवा ही गुरुकाल का वास है, और पति की सेवा को ही गुरुकाल का वास कहा गया, गुरुकाल का निवास कहा है। घर का काम ही अग्नि की सेवा है और घर का काम करना
उसकी अग्नि की सेवा है। हम कहें उपनयन संस्कार में सेवा करें, गुरु की सेवा करें, तो पति की सेवा को एक गुरु की सेवा माना गया और घर के काम को अग्नि की सेवा कहा गया। स्त्रियों की इस काल की परिस्थिति के संदर्भ में E.W. हॉपकिंस, ये समाजशास्त्री हैं, E.W. हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ इंडिया में लिखा कि एक स्त्री का पति सर्वरूप से निर्गुण होते हुए भी पूज्य देवता के रूप में मान्य है। कि इसमें बताया गया है कि स्त्रियों की जो स्थिति है इस काल की परिस्थिति के संदर्भ में E.W. हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ इंडिया में लिखा कि एक स्त्री का पति सर्वरूप से, किसी भी रूप से, सभी तरीके से निर्गुण होते हुए भी पूज्य देवता के रूप में माना है। यानी कि किसी भी स्त्री का पति है वो पूरी तरह निर्गुणी है, उसमें कोई भी एक भी गुण नहीं है, फिर भी वो पति पूजने योग्य है, देवता के योग्य है। वहाँ एकमात्र केंद्र है, कह रहे हैं वही एकमात्र केंद्र है, उसको एकमात्र केंद्र है जिसके चिंतन में एक स्त्री अपने पति को नियोजित करती है। वही उसके जीवन का ताना बाना है, सर्वरूप है। पौराणिक काल के पश्चात बौद्ध काल का वह समय भी भारतीय इतिहास में अंकित है। अब कह रहे हैं पौराणिक काल की बात है, जो बौद्ध काल का समय है वो भी भारतीय इतिहास में अंकित है, लिखा गया है, जिसे स्त्रियों की परिस्थिति के संदर्भ में विवेचित करना आवश्यक हो जाता है। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी और वे सामाजिक जीवन जो है उसमें सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ कर के भाग लेती थी। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ। उनका अपना संघ बना जिन्हें भिक्षुणी संघ कहा गया। जो महिलाओं का अपना संघ बना उस संघ को भिक्षुणी संघ कहा गया। इस संघ के भी वही नियम निर्देश थे जो भिक्षुओं के थे। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो महिलाओं का अपना संघ बना उसे भिक्षुणी संघ कहा गया और इस संघ में उन्हीं नियमों का निर्देश होता था जो बौद्ध भिक्षुओं के थे। बौद्ध काल का समय अपना स्थायित्व कायम नहीं रख पाया और इसमें बताया गया कि बौद्ध काल का जो समय था वो अपना स्थायित्व कायम नहीं रख पाया। उसकी जो स्थायित्व था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला, उसके नियम वगैरह ज़्यादा समय तक नहीं चले। धर्मशास्त्र काल में से स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट आई वह मध्यकाल में और विकट हो गई। मध्यकाल जिसे 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। अगर हम बात करें कि मध्यकाल किसे कहते हैं तो मध्यकाल जिसे 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। स्त्रियों के सर्वस्व अधिकारों के हनन का काल था। स्त्रियों के जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा था, उनको ख़त्म किया जा रहा था, उनसे उनके वो अधिकार छीने जा रहे थे। हनन कहें तो उनके अधिकारों को छीना जा रहा था, उनके अधिकारों को बंद किया जा रहा था। सबसे सुखद पहलू ये रहा कि स्त्रियों से शिक्षा दीक्षा के अधिकार पूर्ण रूप से छीन लिए गए। अब जब उनसे सारे अधिकार छीने गए तो उन अधिकारों में स्त्रियों से उनकी शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि स्त्रियों के सर्वस्व अधिकारों के हनन का काल था। यहाँ पर स्त्रियों से उनके सभी अधिकार छीन लिए गए और इन अधिकारों में सबसे ज़्यादा जो दुखद पहलू रहा वो था स्त्रियों से शिक्षा दीक्षा के अधिकार पूर्ण रूप से छीन लिए गए थे। ये स्त्रियों के लिए सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात थी, दुखी करने वाला नियम था। उनके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुनिश्चित कर दिया गया। अब उनके जीवन का उनसे उनके अधिकारों को छीन लिया गया और उसके बाद में उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुनिश्चित कर दिया गया, सेवा कार्य। अब उनसे कहा गया कि आपका कार्य तो सिर्फ सेवा करने का ही है। इस काल में रक्त की पवित्रता की संकीर्ण धारणा ने इतना जोर पकड़ा कि अल्प आयु में ही विवाह होने लगे।
अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि इस काल में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता की जो धारणा थी उसने इतना ज़्यादा जोर पकड़ा कि इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ को मानने लगे कि उन्होंने कम उम्र में ही विवाह करने लगे। वो अपने बच्चों के 4 से 6 साल की उम्र में ही विवाह करने लगे। वह स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति पर सबसे गहरी चोट थी और जब ये सबसे ज़्यादा दुखद घटना थी वो स्त्रियों के लिए थी और स्त्रियों की परिस्थिति पर ही सबसे ज़्यादा गहरी चोट थी। जिस देश में स्त्रियां शक्ति, लज्जा एवं संस्कृति की प्रतीक बनी थी उन्हीं का समूचा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब कह रहे हैं जिस देश की यानी कि भारत में स्त्रियां जो है शक्ति, लज्जा एवं संस्कृति का प्रतीक बनी और आज वही समूचा उन्हीं का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्त्रियों की उच्च परिस्थिति के अवसान के इस काल में रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का शंखनाद किया, जिसने भारत की स्त्रियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में उत्थान का सूत्रपात किया। नानक, मीरा, चैतन्य, तुलसीदास, रामदास तथा तुकाराम जैसे संतों ने स्त्रियों के लिए धार्मिक पूजा अर्चना का सबल पक्ष प्रस्तुत किया। इस आंदोलन ने स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। संतों ने स्त्रियों को धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन व स्वयं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद।